मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवादित परिसर को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए सर्वे के लिए इजाजत दे दी गई है। वहीं कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर 18 दिसंबर को फैसला आने वाला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने ये बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड की दलीलों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। क्या कुछ फैसला हुआ है ये भी आपको बताते हैं। फैसला क्या है? सर्वे होगा, ये फैसला लिया गया। और किसका सर्वे होना है? विवादित परिसर का। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की ये सिंगल बेंच थी जिनकी तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। जो दलीलें थी उन्हें खारिज किया गया है। वक्फ बोर्ड की कई सारी दलीलें जिसे खारिज किया गया और फैसला सुरक्षित रखा गया है 16 नवंबर तक। अब 16 नवंबर 18 में से 17 याचिकाओं पर उस दिन सुनवाई होगी। विवादित परिसर की 18 याचिकाओं में से 17 पर सुनवाई हुई है और ये सभी याचिकाएं मथुरा जिला अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई के लिए शिफ्ट की गई थी। इनमें एक याचिका कोर्ट कमिश्नर भेजने की भी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक जैन ने बारी बारी से मुकदमों की सुनवाई की। पक्षकारों की तरफ से अर्जियां और हलफनामे दाखिल किए गए। किसी ने पक्षकार बनाने तो किसी ने संशोधन की अर्जी दी। और अब आपको बताते हैं कि आखिर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों की अलग अलग दलीलें क्या कुछ हैं। सबसे पहले हिंदू पक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा गया आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने 1670 में मंदिर को तुड़वाया। ईदगाह मस्जिद अवैध तरीके से कब्जा करके बनाई गई। ज्ञानवापी की तरह ही वैज्ञानिक सर्वे की मांग यहाँ पर हो रही है। हिंदू प्रतीकों और मंदिर खंभों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश यहाँ पर की गई। हिंदुओं को पूजा करने से रोका जा रहा है। ये दलीलें हिंदू पक्ष की तरफ से। अब मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या दलीलें हैं? उन्होंने कहा कि इतिहास में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के सबूत ही नहीं है। तथ्यों को तोड़ और मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। साथ ही बाहरी लोग याचिका दायर कर रहे हैं। 1978 के समझौते पर मंदिर ट्रस्ट की आपत्ति नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पालन किया जाना चाहिए। ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से तमाम दलीलें दी जा रही है। आपके लिए समझना ये भी जरूरी है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद दरअसल है क्या। दरअसल 13.37 एकड़ जमीन को लेकर के ये पूरा विवाद है। 11 एकड़ पर बना है श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर। 2.37 एकड़ पर है शाही ईदगाह मंदिर। लगभग 1968 में हुए समझौतों को रद्द करने की मांग की गई है। मस्जिद हटा करके वो जमीन हिंदू पक्ष को देने की मांग है। हिंदू पक्ष का दावा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर प्राचीन केशवनाथ मंदिर पहले था। औरंगजेब ने प्राचीन केशवनाथ मंदिर को तुड़वाया। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि 70 तक शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण हुआ। 1770 में गोवर्धन में मुगलों और मराठाओं में जंग उस वक्त हुई थी। मराठाओं की जीत के बाद मंदिर का निर्माण हुआ। 1935 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया। विवादित भूमि वाराणसी के राजा कृष्णदास को दे दी गई। 1951 में माफ कीजिएगा, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने भूमि अधिग्रहित की। 12 अक्टूबर 1968 को मंदिर और मस्जिद पर एक समझौता बना। श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान ईदगाह ट्रस्ट में उस वक्त समझौता हुआ। 13.37 एकड़ जमीन पर मंदिर और मस्जिद रहने का समझौता उस वक्त पेश किया गया। आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो हमारी मांग थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे कराया जाए, उस सर्वे की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया है। एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे, कि क्या मोडेलिटीज होंगी, उसके लिए माननीय न्यायालय ने 18 दिसंबर लगाई है, जिसमें मोडेलिटीज की जाएंगी कि इस एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे। ये सारी बातें 18 दिसंबर को तय होंगी। कृष्ण भूमि और ईदगाह मस्जिद के बारे में जो विवाद है उसके लिए आज सुनवाई थी कोर्ट नंबर 85 में। पहले ये कहा है उन्होंने कि हम पहले सर्वे कमीशन की रिपोर्ट पे सुनेंगे जन्मभूमि वाले पक्ष को, उसके बाद 7/11 की जो एप्लीकेशन मेंटेनेबिलिटी है सूट की, उसके बाद को सुना जाएगा। पहले सुना जाएगा सर्वे कमीशन की एप्लीकेशन पे। 18 तारीख नेक्स्ट डेट लगाई है हेयरिंग की इसमें। और विपक्ष की तरफ से विपक्ष ने इसमें एतराज किया कि इसमें साहब कि हमें इसमें सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका दिया इस ऑर्डर। तो कोर्ट ने कहा है कि आपके लिए खुला हुआ है, आप जा सकते हैं, प्रोविजन है, जा सकते हैं जैसा आप चाहें। बड़ी बड़ी जितनी भी इमारतें हैं सब हिंदुओं के मठ मंदिरों को तोड़ करके बनाई गई थी। वो कृष्ण जन्मभूमि है और वो हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, मुसलमानों को भी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक। सर्वे अवश्य होना चाहिए। सर्वे दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। और गई बहोर गरीब निवाजू सरल सबल साहिब रघुराय, गई हुई प्रतिष्ठा भगवान लौटाएंगे। अगर जो सच्चाई होगी वह सामने आएगा
इसलिए सर्वे अवश्य होना चाहिए। सर्वे से निर्णायक होगा और वो सबके निर्णय मान्य होना चाहिए। देखिए, हमारे देश का संविधान है, जब कोर्ट ने स्वीकार कर लिया तो जांच हो जो है होना चाहिए, क्योंकि हम जब हम जो है हिंदुस्तान के निवासी है तो हिंदुस्तान का संविधान मानते हैं, तो संविधान का जो है संविधान पे विश्वास रखते हैं। जांच के लिए आदेश हो गया है तो जांच जो है होना चाहिए, किसी को विरोध नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव एक्शन मोड में नजर आए। उनके तेवर, उनका अंदाज और 24 घंटे के अंदर लिए गए कई फैसले ये बता रहे हैं कि मोहन यादव की वर्किंग स्टाइल बिल्कुल योगी आदित्यनाथ की तरह होगी। हिंदुत्व, सनातन के मुद्दों पर वो भी प्रखर रहने वाले हैं। सीएम पद की शपथ लेने के बाद मोहन यादव ने उज्जैन में बाबा महाकाल का पूजन किया और अपने दफ्तर में मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने से पहले ही भी वो पूजा अर्चना करते नजर आए। वहीं मोहन यादव का एक और एक्शन उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के स्टाइल में नजर आया। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता का हाथ काटने के आरोपी फारूक रायन उर्फ मिन्नी के घर पर उन्होंने बुलडोजर चलवा दिया। मोहन यादव के सीएम बनने के बाद ये मध्य प्रदेश में पहला बुलडोजर एक्शन है। मोहन यादव किस तरह योगी स्टाइल में काम करने वाले हैं, उसकी नजीर देखने को मिली पहली कैबिनेट बैठक के फैसलों में। पहली बैठक में उन्होंने क्या कुछ फैसले लिए वो भी आपको यहाँ सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। मानक के मुताबिक ही बजेंगे लाउडस्पीकर और डीजे। खुले में मांस और अंडों की बिक्री पर सख्ती। हर जिले में प्रधानमंत्री एक्सेलेंस कॉलेज खुल जाएंगे। स्टूडेंट्स की डिग्री और मार्कशीट के लिए डिजी लॉकर की व्यवस्था भी करने के आदेश उनकी तरफ से दिए गए। आदतन अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। तेंदुपत्ता बोनस प्रति बोरा 4,000 रुपए होगा, ये बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में यादव के मुख्यमंत्री बनने से उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों जगह हलचल तेज है। ऐसे में ये तो 2024 परिणाम ही पता चलेगा कि मोहन यादव की वजह से कितने प्रतिशत यादव बीजेपी के साथ जाते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो सपा का कहना है कि मोहन यादव को बधाई है कि उन्हें कमान मिली है। सपा प्रवक्ता सुनील साजन ने यह कहा है कि मोहन यादव ये बताएं कि वो जातिगत जनगणना का फैसला लागू कर पाएंगे या फिर नहीं, और ये भी बताएं कि पिछड़ों को 27% आरक्षण मिलेगा या नहीं। वही बात अगर बिहार की करें तो तेज प्रताप यादव का कहना है कि यादव भगवान कृष्ण के वंशज हैं। अगर यादवों का सम्मान हो रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं असम की। असम में हिमंत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यहाँ 1281 मदरसों का नाम बदल दिया गया। मदरसों का नाम बदल करके मिडिल इंग्लिश स्कूल किया गया। असम सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके 31 जिलों के 1281 मदरसों का नाम बदल दिया है। शिक्षा मंत्री रनोज पेगू ने बुधवार को इसका आदेश पारित किया और 1281 मदरसे जिनका नाम बदला गया, उनकी सूची सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी पोस्ट की गई है। तो वहीं असम सरकार के इस बड़े फैसले पर उत्तर प्रदेश के संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने उन पर निशाना साधा है। और आगे बढ़ते हुए 19 दिसंबर को इंडिया अलायंस की हो रही है मीटिंग, जो कि दिल्ली में होने वाली है। तो जाहिर है कि इस मीटिंग के ठीक एक दिन बाद यानी 20 दिसंबर को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात करेंगी। अब ये दोनों खबरें हैं, लेकिन जो अंदर की खबर निकल करके आई है वो कुछ और है। और वो खबर ये है कि ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि इंडिया अलायंस का नेतृत्व अगर कोई करेगा तो बंगाल ही करेगा। 3 हिंदी बेल्ट राज्यों में कांग्रेस की करारी हार के बाद विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया को लेकर के कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। कई दलों ने तो इस हार के लिए कांग्रेस की जिद को जिम्मेदार ठहराया था। फिलहाल इंडिया गठबंधन की अगले हफ्ते नई दिल्ली में बैठक होने जा रही है और इसी बीच गठबंधन की अहम बैठक से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल हर एक क्षेत्र में देश की अगुवाई करेगा और सभी को उचित सम्मान दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने मंगलवार को सिलीगुड़ी के कंचनजंगा स्टेडियम में एक सार्वजनिक वितरण कार्यक्रम में कहा कि पश्चिम बंगाल इस समय जो कुछ कर रहा है वो अन्य राज्यों को सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। बंगाल आज क्या सोचता है, भारत कल क्या सोचेगा। हम देश की अगुवाई करेंगे तो बंगाल हर एक क्षेत्र में देश की अगुवाई करेगा। उन्होंने कहा कि हम सबको बराबर सम्मान देंगे, सबको रोजगार देंगे। अब ममता के स्टेटमेंट के कई मायने इस वक्त निकाले जा रहे हैं। अब कुल मिलाकर के सवाल एक बार फिर से सामने आने लगा कि आखिर इस गठबंधन का चेहरा होगा कौन, क्योंकि 3 मीटिंग अब तक हुई लेकिन ये साफ नहीं हुआ और दावेदार यहाँ बहुत सारे हैं, जैसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे,
राहुल गांधी खुद, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, साथ ही उद्धव ठाकरे। और चौथी मीटिंग होने जा रही है, सीट शेयरिंग नहीं हुई है, चेहरा तय नहीं हुआ है। ऐसे में इस अलायंस के भविष्य पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि फिलहाल इंतजार करना होगा कि आखिर चेहरा होगा कौन। देखिए, ममता बनर्जी का स्टेटमेंट क्यों महत्वपूर्ण है, उसे भी आप समझ लीजिए। बार बार कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश जरूरी है, लेकिन दरअसल इस गठबंधन का जो एक बिग ग्राउंड है उसमें बंगाल है। और वो कैसे, वो आप समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा सीटें हैं 80, बिहार में कुल लोकसभा सीटें 40, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42। तो यानी 210 सीटें इन्हीं 4 राज्यों से आती है। और इन्हीं राज्यों से प्रधानमंत्री फेस के खूब दावेदार इस वक्त सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। आगे फ्यूचर क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता। हालांकि सबकी नजरें टिकी है 19 को जो मीटिंग होगी, देखते हैं उस पर सीट शेयरिंग को लेकर के क्या फॉर्मूला तय होता है और कौन बनेगा प्रधानमंत्री फेस इंडिया अलायंस से। इसी बीच महाराष्ट्र से भी जानकारी मिली। क्या महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल की हत्या हो सकती है? ये सवाल हमारा नहीं है, बल्कि आशंका खुद जताई है छगन भुजबल ने। बुधवार को दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा में छगन भुजबल ने दावा पेश किया कि उन्हें गोली मारी जा सकती है। उन्हें बीते 2 महीनों से धमकियां मिल रही है। दरअसल महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान कुछ लोग छगन भुजबल की गाड़ी तक पहुंच गए और उन्होंने भुजबल से कहा कि वो मराठा आरक्षण के खिलाफ ना बोले। छगन भुजबल ने कहा कि उनकी छवि मराठा आरक्षण विरोधी की बनाई जा रही है, जबकि वो मराठा आरक्षण के विरोधी है नहीं। अध्यक्ष महोदय, कालपासून मी सकाळी उठलो आणि पाहिलं, अरे पोलीस का वाढवता रे, कशात काय झाली, गडबड काय झाली? साहित्यावरून इनपुट आलेलं आहे की भुजबळाला गोळी मारली जाईल पोलिसांचा.